अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4920 केसेस सामने आए और 104 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद 1,16,000 से जायद और 2,297 अमवात हो चुकी हैं। सिर्फ कराची में केसेस की तादाद 31,000 हो चुकी है, जिससे अस्पतालों में गुंजाइश ख़त्म हो रही है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जो बेड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कराची के बड़े अस्पतालों ने जिन मरीजों की हालात तशवीशनाक है उनको दाखिल करने से इनकार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने खदशात का इजहार किया और कहा, हालात जिस तरह ख़राब हो रहे हैं हमें लगता है कि मरीजों के लिए मजीद अस्पतालों में गुंजाइश नहीं होगी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन 10 ममालिक में है जहाँ कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और हुकूमत को हदायत की है कि वो टेस्टों की तादाद 50,000 तक ले जाए ताकि कोरोना के बारे में सूरत हाल वाज़ेह हो सके। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में कोरोना वायरस का बहरान तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गया है और मकामी अस्पतालों में मरीज सहूलतों की कमी का शिकार हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबे में 2 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन का मशवरा दिया है। आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जुबैर अकरम ने कहा कि मैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इस वक्त ये समझता हूँ कि कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन फौरी तौर पर रोकी जा सके। 15 दिन के लिए मुवस्सर वो वाला लॉकडाउन नहीं जो पहले हुए हैं, वो लॉकडाउन कहना फजूल है, वो लॉकडाउन नहीं थे, ना स्मार्ट ना अनस्मार्ट। मैं कहूँगा कि टोटल कर्फ्यू, और मैं समझता हूँ कि ये कर्फ्यू नाफिज करने के लिए हमारी पाकिस्तानी अफवाज को बीच में हिस्सा लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता खुदा ना खास्ता कि मार्शल लॉ लग गई कुछ हो गई, वो तो मुआवनत करने आएंगे। हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में हालात कंट्रोल में है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपने पिंड के यूँ साथियों से मुखातिब हूँ। मेरा कोरोना पॉजिटिव आया था कुछ 3-4 दिन पहले। कहते हैं जी आपकी ऑक्सीजन कम है, आप इस तरह करें, आपको दाखिले की ज़रूरत है, तो हमारे पास जगह नहीं है। मैंने कहा मैं पिंड स्टाफ हूँ, पिंड का एम्प्लॉई हूँ, मुझे जब लिख के दे दें, उन्होंने लिख के दे दिया कि बेड नहीं है। जब पिम्स के एम्प्लॉय के हालात हैं, जब लैब के लोगों की ड्यूटियाँ लगा रहे हैं सैंपल लेने पे, जब यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है पिम्स के एम्प्लॉयज़ को, ये बड़े बड़े दावे करते हैं जी बड़े बेड हैं हमारे पास, बड़ा ये है। इनके पास इतना सिस्टम नहीं है कि सिर्फ एक बंदे को 1 आधा घंटा ऑक्सीजन लगा दें। स्टाफ का बंदा गया है, ऑक्सीजन का मसला है, ऑक्सीजन लगा दें, सेट हो 2 घंटे रखें, भेज दें, मेडिसिन लिख के दें। कोई मेडिसिन नहीं लिख के दी इन्होंने मुझे। हम किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स की बात कर रहे हैं, जहां पर अब मरीजों के लिए मजीद गुंजाइश नहीं। डॉक्टर्स अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हालात काफी संगीन हैं। आउटडोर मरीजों का शोबा बंद है, जिसकी वजह से मामला ठीक लग रहे हैं, लेकिन जब सर्जरी का अमल शुरू होगा तो मामला गंभीर हो जाएंगे। आम मरीज तो दूर, अब डॉक्टर्स बेड्स और वेंटिलेटर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के एक बड़े शहर के बड़े अस्पताल की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को जहाँ इंतजामात करने हैं वहाँ आवाम को भी एहतियात का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि अगर हुकूमत किसी तरह बेड्स और वेंटिलेटर्स का इंतजाम कर लेती है तो स्टाफ कहाँ से आएगा। मेडिकल स्टाफ ही नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के 600 से ज्यादा मुलाजिमीन कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें हैं। आज नेशनल असम्बली का सेशन भी हुआ, सेनेट का सेशन भी हुआ और वहाँ पे पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की भी बात हुई। ये भी मुतालबा किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि असद उमर साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सेनेटर नुमान वज़ीर खटक को। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सेनेट की कमेटी बराए पेट्रोलियम के मेंबर हैं। हमें ज्वाइन करें, बहुत बहुत शुक्रिया स्काइप के ऊपर। और सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा भी हमें ज्वाइन करी हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सेनेट की कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस की चेयरपर्सन है। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं और आपसे ये भी पूछेंगे कि आज एक एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, फाटा के स्टूडेंट्स ने किया है कि इंटरनेट उन तक रसाई नहीं है, जिसके नतीजे में वो ऑनलाइन क्लासेस जो है अटेंड नहीं कर सकते। शाइस्ता परवेज साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, जो आज नेशनल असम्बली की सेशन में थी मगर इस वक्त लाहौर में हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए कॉमर्स
की मेंबर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाइस्ता, आपसे पहले शुरू करती हूँ, जिस शहर में आप बैठी हुई हैं वहाँ पे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो डॉक्टर जावेद अकरम ने की, और उन्होंने कहा कि इतने बुरे हालात हैं कि हम चाहते हैं कि आप कर्फ्यू लगा दें, ना स्मार्ट लॉकडाउन ना कोई और लॉकडाउन, कर्फ्यू। और उसके अंदर मैं ये नहीं कहता कि मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर फ़ौज आएगी तो वो हमारी मदद करेगी कर्फ्यू को नाफिज करने में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हमने हुकूमत का जो गैर संजीदा रवैया देखा और जिस तरह उन्होंने टाल मटोल की और जिस तरह पहले भी वो रिलक्टेंट रहे, जिस तरह उन्होंने सिंध के जो मुराद अली शाह जब वो स्टेप्स ले रहे थे उनका मजाक बनाया, किस तरह से क्या हुआ वो अब उसके बीच में जाना, किस तरह हमने अपने बॉर्डर्स को खोले रखा, किस तरह हमारे पास टाइम था 3 महीने का कि जब हमारे बॉर्डर्स पे कोरोना था तो हमने समझा कि शायद ये अब बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकेगा। उस वक्त हम सोते रहे, हमने कोई बंदोबस्त नहीं किया, कोई इंतजाम नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि पिछली बातों पे अब उसका जिक्र क्या करें, लेकिन अब जो हालात हैं वो निहायत हौलनाक और खतरनाक हैं। देखिए, आज भी मगर इस कता कलामी माफ इस हद तक खतरनाक है कि अगर हम कर्फ्यू लगाते हैं तो हमें फिर जिस तरह डॉक्टर जावेद अकरम एक मुतालबा करें कि लोग बात नहीं मानने वाले, तो हमें फौज से भी एक मदद ले लेनी चाहिए। मुनीज़े, मैं आपको बताऊं कि देखें, एक क्रेडिटेबल गवर्नमेंट होती है, इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वो है जो शुरू में कहती रही, लोगों को गैर संजीदा किया कि ये एक मामूली जुकाम है और उसको आप करें, घबराएं नहीं, आएगा वो गुजर जाएगा और कोई कुछ नहीं होगा। फिर आपके यहाँ पे पंजाब के गवर्नर कहते रहे कि गर्म पानी पी लें और कुछ नहीं होगा, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स तो डे वन से फ्रॉम कराची टू पेशावर चीख रहे हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पर डॉक्टर्स मिन्नत कर रहे थे कि जी, मगर मेरा सवाल कुछ और था कि कितना मैं आपको बता दूं कि जी अब लोग लॉकडाउन पे नहीं मानेंगे क्योंकि वो टाइम गुजर चुका है। अब अगर सोल्यूशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्फ्यू है, और वो तमाम अदारे जो हुकूमत कहती है उनके साथ एक पेज पर हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और उनको इस हुकूमत जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि लोग अब नहीं सुनेंगे। आप देखें कि ईद से पहले जिस तरह आपका ख्याल है कि कर्फ्यू लगना चाहिए? जी, क्योंकि जो ये तबाही फिर रही है इसको अब हमने कंटेन करना है। जो इलाके कम से कम उन इलाकों को करना पड़ेगा जहां पे अव्वल तो ये हर गली मोहल्ले में पहुंच चुकी है, लेकिन जहां है उसको कंटेन करना पड़ेगा, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है रुबीना खालिद साहिबा, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी कि डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे हैं कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए, सख्त कर्फ्यू होना चाहिए, उसके लिए अगर हमें फौज की मदद लेनी पड़े तो हमें लेनी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल शाइस्ता के साथ इस बात पे एग्री करूंगी कि गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी जो थोड़ी बहुत थी वो बिल्कुल खो चुकी है, और वो खोई भी उसने अपनी जो है अपनी जो उनके एक्शंस थे या जो उनकी बातें थी उसी की वजह से खोई है। देखिए, कर्फ्यू लगाना ना लगाना ये इसके लिए भी मुशावरत करनी पड़ेगी, और मुशावरत तभी होगी जब आप सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सारे दूसरे स्टेक होल्डर्स और मेडिकल के से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं बैठ के ये इस चीज का तयन करना पड़ेगा। ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं, आइसोलेशन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं और नी जर्क डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका जो खमियाजा है उसको पूरी कौम को भुगतना पड़ता है और हम भुगत रहे हैं। आप समझते हैं कि ये फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? देखिए, जल्द अज जल्द वजीर आजम साहब को एक इजलास बुलाना चाहिए और अपनी जो अना है, जो उनकी ईगो है, उसको बलाए ताक रखें थोड़े दिनों के लिए, और सब जितने पार्लिमानी लीडर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब को बुलाएं और उनके साथ बैठ के मशवरा करें
और एक तरीकेकार लाया अमल अख्तियार किया जाए जो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो। देखिए जब सिंध की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर लेती है, लेकिन चूंकि हम एक मुल्क में रहते हैं, हम कोई अलग अलग मुल्कों में नहीं रहते, तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एक काम कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। नहीं, ये बात तो आपने दुरुस्त की रुबीना साहिबा, क्योंकि अगर आप यूरोपियन यूनियन को भी देखें तो उन्होंने भी एक मुश्तरका फैसला किया है। नुमान वजीर खटक साहब हमारे साथ मौजूद है, पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक मुल्क है ना जी जी, कोई डिफरेंट मुल्क नहीं। नहीं वही मैं कह रही हूँ कि अगर मुख्तलिफ मुल्क कर सकते हैं तो एक मुल्क क्यों नहीं कर सकता। बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। नुमान साहब, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वहाँ पे अमवात सबसे ज़्यादा हो रही हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं। आपकी कम्युनिटी में आज 2 सियासतदानों को हो गया, हमारी कम्युनिटी में आप देख सकते हैं कि लोग ज़्यादातर स्टूडियो में आके टॉक शोज़ नहीं कर रहे हैं, घरों से कर रहे हैं। आई मीन दिस इज़ रियली स्प्रेडिंग। तो इसके ऊपर क्यों नहीं हम एक मुश्तरका लाएमल बना सकते? और WHO का ये कह देना कि पंजाब को 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा, आपको 50,000 टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। आए दिन NDMA हमें कहती है कि हमारे पास टेस्ट कैपेसिटी है, तो देन व्हाई नॉट टेस्ट 50,000 पीपल अ डे? देखिए, एक तो मैं आपको ये दुनिया में एक नई चीज है कोरोना, कोविड-19 जो है, नो वन इज वेरी क्लियर कि किसको किस तरह हैंडल किया जाए। वर्ल्ड ओवर नो कंट्री इज क्लियर। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल US शुरू में कहता था मास्क पहने ना पहने, फिर उन्होंने कहा जी लॉकडाउन करें ना लॉकडाउन करें, फिर उन्होंने कहा कि जी उसने UK ने किया कि जी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ शुरू में उन्होंने ये अडॉप्ट किया, उनकी पॉलिसी ये थी। अल्टीमेटली दे रिजेक्टेड दैट हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट और उन्होंने कहा नहीं ट्रीटमेंट की तरफ। स्वीडन ने बिल्कुल लॉकडाउन नहीं किया, न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन नहीं किया, कुछ काफी हद तक नहीं किया, तुर्की ने बिल्कुल लॉकडाउन नहीं किया। ये नहीं, न्यूजीलैंड में तो काफी मुकम्मल लॉकडाउन था। नुमान वजीर खटक साहब, आज ही बल्कि फोर्ब्स मैगजीन ने उन मुल्कों के ऊपर एक पूरी स्टडी की है जिन्होंने मुकम्मल तौर पे इस पे काबू किया है, और उनमें एक बात जो है वो कॉमन है, एक कि वो सारी जो है वहाँ पे खवातीन लीड कर रही हैं, खवातीन या वजीर आजम या सदर हैं, और दूसरी तरफ ये कॉमन है कि उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं, उसके अंदर न्यूजीलैंड भी शुमार है। देखिए, आप जानते हैं न्यूजीलैंड की बात करते हैं, उसके 5 लेवल्स है। आपको क्लियर कर दूं, सबको समझा दूं। अभी वो लेवल 1 पर आ गए, वो लेवल 5 पर भी थे, 4 पर भी थे, 3, 2 अभी 1 पर आए, जहां इवन मैरिज हॉल वगैरह खोल दिए। उनका अभी कोई वहां कोविड का केस भी नहीं है, और उनके फिर उन्हें सर्कल्स भी बनाए हुए। तो जो ना पाकिस्तान में सर्कल्स हैं ना लेवल्स है उसके अंदर। हमारा स्ट्रेट लॉकडाउन है, हमारा स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर हम चल रहे हैं, उसके ऊपर जहां एरिया में होएगा उसको करते हैं। दुनिया में ये इवॉल्व हो रहा है। मगर देखिए ना नुमान साहब, कता कलामी माफ, देखिए इसके ऊपर तो वजीर आजम भी कह चुके, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी कह चुकी, जफर मिर्जा साहब भी कह चुके कि हम टेस्टिंग कैपेसिटी पे जाएंगे, हम ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी करेंगे, बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन का सीक्रेट ही है कि आप टेस्टिंग ज़्यादा करें। NDMA कहता है जी हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी है, उसमें कोई इशू नहीं है। देन वाई नॉट हैव 50,000 टेस्ट? अभी तक हम 27 से ऊपर नहीं गए हैं, 27,000 टेस्ट पर डे से। माय पर्सनल व्यूज टेस्टिंग से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं आपको एग्जांपल क्या देता हूँ। यहाँ हमारे KPK में एक मल्टीनेशनल कंपनी है नौशहरा के पास, 800 वर्कर्स को काम करते हैं, 3 वर्कर्स को कोविड हुआ। वो मल्टीनेशनल कंपनी अंग्रेजों की कंपनी है, उन्होंने कहा सारे 800 को चेक करते हैं। यू नो आउट ऑफ 800 हाउ मेनी पॉजिटिव? 225 टर्न पॉजिटिव, 27%। ये मैं 3 हफ्ते पुरानी बात आपको कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माय एस्टिमेट्स, और मैं जब अपने डॉक्टर कम्युनिटी और लोगों से बातें कर रहा होता हूँ, माय एस्टिमेट इज 35% लोग पॉजिटिव है। 35 मीन्स 6 करोड़ लोग पॉजिटिव है, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक बहुत ज्यादा है, और वो लोग फिर रहे इधर। और आज WHO ने क्या रिजल्ट बताया, कहता है एसिम्प्टोमेटिक आर नॉट कैरियर्स। नहीं सर, उन्होंने रिट्रैक्ट कर लिया है नुमान साहब, उन्होंने आज ही रिट्रैक्ट कर लिया है स्टेटमेंट को, और उन्होंने एक नया नामिया इशू किया है। नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा अनसर्टन टाइम है, मगर इससे जिस तरह रुबीना साहिबा कह रही हैं, शाइस्ता साहिबा कह रही हैं, ये बेहतर नहीं है कि आप कलेक्टिव विजडम, जमहूरियत तो है ही कलेक्टिव विजडम में यकीन रखें और बाकी सारी पार्टीज को भी बुलाएं ताकि मुशावरत से मामलात आगे बढ़ जाएं? आई मीन देयर इज नेवर बीन अ बिगर मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री देन नाउ। मैं आप सबको, तीनों ख्वातीन है, आई एम श्योर आप हम 35% और ख्वातीन बैठी तो आज की डिस्कशन सही हो जाएगी। मैं आपको ये बताता हूँ, NCOC में
हर सूबा का बैठा है, चीफ मिनिस्टर सिंह भी बैठ कर बात कर रहे थे, डेली बेसिस पर हो रहा है मुशावरात हो रहे हैं। अगर आप इस पर करना भी चाहते हैं तो मैं इस पर ये कहता हूँ कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशनल लोगों को बैठना चाहिए, डॉक्टर्स को बैठना चाहिए, क्रिश्चियंस को बैठना चाहिए, पब्लिक हेल्थ वालों को बैठना चाहिए। जी, मैं आपकी जानिब आती हूँ, पहले शाइस्ता साहिबा की जानिब जाती हूँ। जी, ये जिस तरह नुमान वजीर खटक कह रहे हैं, एक तरीके से वो बात तो दुरुस्त करें कि मुशावरत तो हो रही है, NCOC में तमाम वजीर आला जो हैं वो बैठते हैं, मुशावरत से ही बात आगे बढ़ती है। देखें, मैं आपको मुनीज़े बताऊं कि जो मुशावरत है वो देख लें। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इनकी थिंकिंग है ना कि ये अक्ले कुल हैं, एक तो ये बिल्कुल गलत है। ये दे थिंक कि जो ये सोच रहे हैं ना वो सही है। अब आप मेरी बात सुने, सिंध जो था वो लॉकडाउन रखना चाहता था, लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन जब आप एक सूबे में ईज आउट करते हैं, जब दूसरे सूबे में ईज आउट करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो प्रेशर वहां के ताजिर, वहां की जो कम्युनिटी है वो प्रेशर बिल्डअप नहीं करती। उन्होंने कितना सिंध के चीफ मिनिस्टर पे प्रेशर डाला होगा, कितना वो हुआ होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया कि एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी होनी चाहिए। तो मेरी बात सुने, आज हम जहां खड़े हैं मुनीज़े, आप बताएं मुझे कि ये हम किन हालात में, किस वजह से यहाँ खड़े हैं। वी नीड टू लुक इनटू इट, वी नीड टू सी कि हम कहां से शुरू हुए और कितनी जल्दी हमारी जो ग्राफ है वो किस तरह ऊपर जा रहा है। और जब मेरे भाई ने अभी बात की, देखें दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन ये समझ रहे हैं कि इनको देख के उन्होंने अपना कर्व को फ्लैटन किया है। पहले उन्होंने अपनी जो ट्रांसमिशन थी उसको पहले ब्रेक किया है, ये बात उसके बाद वो आए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, या उन्होंने ओपन अप किया है। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। पहले दिन से वो लॉकडाउन भी था, और वो किस किस्म का था मुझे नहीं मालूम, वो लॉकडाउन था ही नहीं। फिर सॉफ्ट लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन, हमने तो लॉकडाउन की कितनी किस्में इजाज़त नहीं। मगर शाइस्ता साहिबा, बात कतई कलामी माफ, बात ये रुबीना साहिबा बैठी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे रजामंद नहीं थी कि लॉकडाउन जो है उसको नहीं होना चाहिए, तो फिर जो है या होना चाहिए, तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म पॉलिसी कह दिया, तो नहीं जरूर आपकी बात दुरुस्त है। तो फिर वो माने क्यों, सेंटर की बात क्यों माने? बात तो ये है, क्यों रुबीना साहिबा? जी लीडरशिप बिल्कुल। देखिए, नुमान वजीर साहब ने कहा कि इसकी प्योर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, 100% बल्कि 200% मैं इनके साथ एग्री करती हूँ कि ये एक बहुत गंभीर मसला है। लोगों की जिंदगी और मौत और के साथ आप जो है उसमें इन्वॉल्व है, जिंदगियों का सवाल है, इस पे बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि जब ये पैंडेमिक शुरू हुई और जब हमें महसूस हुआ कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, पब्लिकली उन्होंने कहा कि आप वजीर आजम बने, आप हमारे वजीर आजम हैं, हमें आपके साथ बैठने में इस मसले के ऊपर वी आर ऑल रेडी, बैठे और कोई मसले का हल निकाले कि क्या तरीकेकार होना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि जो रिस्पांस थी, जिस तरीके से इनकी एक जो मस्खरों की एक फौज, जफर मौज इन्होंने रखी हुई है, जो जिनको कोई स्पोक्स पर्सन है, जो इलेक्टेड लोग भी हैं नहीं है, वो सब लोग जो है वो सामने आ जाते हैं और वो फिर अजीबो गरीब बातें करते हैं। मुराद अली शाह के साथ कोई और बात की जाती है और वहां बाहर निकल के कुछ और की जाती है, माहौल नहीं बनाया जाता। ठीक है, मगर टाइम देंगी। देखिए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि मुराद अली शाह साहब ने आके टीवी पे हाथ जोड़ दिए कि खुदा का वास्ता है अभी नहीं, इसके बाद हम कर लेंगे, जिंदगी हुई तो सियासत कर लेंगे। लेकिन उसके ऊपर भी जो है उसका भी मजाक उड़ाया गया कि ड्रामे कर रहे हैं या फलाना कर रहे हैं। लेकिन जो सब कुछ हुआ है अभी भी वक्त है, अभी भी मैं समझती हूँ कि हम वो दोस्ती का हाथ आज भी बढ़ाने को तैयार है, क्योंकि ये पाकिस्तान की अवाम की जिंदगी है। मगर एक और मसला रुबीना साहिबा, नेशनल असेंबली के अंदर शाइस्ता तो थी नेशनल असेंबली में, अब आज एक और मसला आ गया है नेशनल असेंबली के अंदर, जहां पे आपकी पार्टी ने एहतजाज किया है स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ और वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर के इस्तीफे का भी मुतालबा किया है। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले स्टील मिल की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन के साथ कहा था कि हम खड़े रहेंगे, लेकिन अब एक हफ्ता पहले पाकिस्तान स्टील मिल के तकरीबन 9,500 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है।
अब वो दिन दूर नहीं जब कहा जा रहा है कि शायद इसकी निजकारी हो जाए। मगर नुमान साहब, आपकी जानिब आऊँगी, इससे पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान और फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब इलेक्शन से पहले स्टील मिल्स के हवाले से क्या कहते रहे हैं। हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। और अब नाजरीन 9350 पाकिस्तान स्टील मिल के जो मजदूर हैं उनको फारिग कर दिया गया है। ये हम पूछेंगे नुमान वजीर खटक साहब से कि कैसे ये चेंज ऑफ माइंड हुआ, मगर वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नुमान वजीर खटक साहब, इलेक्शन से पहले तो ये मुतालबात किए जा रहे थे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के वर्कर्स के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खड़ी होगी। असद उमर साहब खुद कहते थे कि मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, मगर एक हफ्ता पहले 9350 को फारिग भी कर दिया और अब निजकारी की तरफ जा रहे हैं। ये हतमी फैसला हो गया? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं ये है क्या, ये जो बॉर्डर जो हम फॉलो कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का, इसका वो जो एक मुशर्रफ के जमाने में हबीब बैंक में बॉर्डर फॉलो किया गया था, यहाँ 26% अपने शेयर आप अपलोड करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये वही मॉडल फॉलो करना चाह रहे हैं। ये जैसे खान साहब ने अपनी तब्दील जो आपने कराई कि चेंज इन मैनेजमेंट, दिस इज दैट चेंज ऑफ मैनेजमेंट वी आर टॉकिंग ऑफ। वही हबीब बैंक वाला मॉडल 26% शेयर अपलोड करके कंट्रोल दे दिया उसको। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जहां आपके वर्कर्स की बात कहते हैं, हमारा रुबीना को पता है कि हमारा अपना भी, हमारे फैमिली का भी स्टील बिजनेस है। जितना ये बना रहे होते हैं 3,60,000 4 लाख टन बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग इतना ही बना रहे होते हैं। इन आर फैमिली कंपनी 4 लाख टन हम बना रहे होते हैं, हमारे 400-500 स्टाफ है उसके अंदर। यहाँ 9,500 जो भी लेगा तो 9,500 के साथ नहीं देगा उसके अंदर। आपका कानून लेबर लॉ कहता है कि अगर आपके पास आपका कोई डिपार्टमेंट या कोई बंद है, उसमें आपने ले ऑफ करना है। 4 साल तक हमने 40 बिलियन पर ईयर दिया, 120 बिलियन दिया इन लोगों को, 9,500 लोगों को रखने का, जहां के कानून में लिखा था। पार्लियामेंट में मैंने बहुत दफा ये इशू उठाया, सेनेट में ये इशू उठाया कि जी आप क्यों टैक्स पेयर का पैसा इन लोगों को दे रहे हैं, जो ले ऑफ का कानून लिखा हुआ है इसको ले ऑफ करें। ये 2 बात है। तीसरी फाइनल बात नहीं, मगर ये क्या ये सॉरी एक बात बहुत जरूरी है आपसे पूछना कि अखबारों में ये बात भी छपी थी कि इनको 2016 मई 2016 से इनको तनख्वाहें नहीं मिली, ये दुरुस्त है? नहीं, इनको तनख्वाहें मिलती रही, काफी मिलती रही। आपका मेरा टैक्स के पैसे से 3 अरब पर मंथ इनको मिलता रहा, जो अपनी तनख्वाहें क्या, बिजली 110 मेगावाट का बिजली का चलाना, अस्पताल चलाना, सारे कुछ का चलाना के मिलता रहा है। मगर क्या आप ये नहीं समझते, जिस तरह रजा रुबानी साहब ने भी कहा कि इस मामले को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाना चाहिए था, काबीना में नहीं होना चाहिए थी इसके फैसले? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ आपका हुकूमत, एक आदमी हुकूमत कर रहा है। मुझे तो देखे जी, मैं मुनीज़र आपको बताऊं, हमारा 1300 बिलियन हमारा नुकसान होता है। ये स्टेट प्राइवेट सरकार के जो है 186 ये इदारे हैं जो 1300 बिलियन साल के अंदर नुकसान करते हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड दीज थिंग्स, वी कैन नॉट, अगर हमारा अभी फिस्कल डेफिसिट हमारा 9% पर चला जाएगा, ये 1300 बिलियन और बिजली की चोरी, सर्कुलर डेट, ये 2 चीजें कंट्रोल करती हैं। जी शाइस्ता साहिबा। मुनीज़े जी मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि क्या इनके लोग पीछे कमिटीज में नहीं बैठते थे? क्या वो कमिटीज को हेड नहीं करते थे? क्या वो पहले जो रिपोर्ट्स थी वो नहीं पढ़ते थे? क्या था? क्या लोगों को, देखिए एक मिसमैनेजमेंट होती है, एक होती है इनकी बदनीयती भी है कि ये लोगों को वरगलाते हैं और दोहरा मेयार रखते हैं। ये जब होते हैं तो जो उस वक्त चीज बुरी थी वो आज इनके लिए कैसे अच्छी हो गई? क्योंकि मैं PIA की प्राइवेटाइजेशन कमेटी की मेंबर थी और मुझे पता है कि असद उमर साहब और ये तमाम लोग आके
किस तरह की बातें करते थे कि आप लोगों को मैनेज नहीं करना आया, हम ये करके दिखाएंगे, आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बेहतर बनाएं, आप ये करें वो करें। तो देखें ये इनकी बदनीयती भी है और बेईमानी भी है, ये दोनों हैं कि ये वोट लेने की खातिर लोगों को वरगलाते रहे, उनको मिसगाइड करते रहे, और आज जो चीज पहले बुरी थी वो आज इनके लिए कोशर हो गई है। मतलब ये क्या लोग हैं, ये क्या इनकी पॉलिसीज हैं, ये क्या सोचते हैं। जी मगर शाइस्ता साहिबा देखिए, प्राइवेटाइजेशन की बात तो PMLN ने भी की थी, मगर बिल्कुल, लेकिन मुझे बताएं कि उस वक्त तो जब हम कमेटीज में लाए और डिस्कस तो ये ना सुनने को तैयार थे, ना बैठ के बात करने को तैयार थे। तो वो आज वो सब काम कैसे सही हो गए? इनको कमिटीज में ये बैठते थे, इनके पास रिपोर्ट्स थी, इनको पता था कि क्या हालात हैं, क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त इनको कुछ समझ नहीं आई। अच्छा रुबीना साहिबा की जानिब भी जाते हैं, जो आप बात कर रही हैं, कता कलामी माफ। रुबीना साहिबा, सेनेट के ऊपर इसके ऊपर बड़ी हीटेड डिबेट हुई, रजा रबानी साहब भी वहां पे थे। अब आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री इतने लॉस में जा रही है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिस तरह PTI वाले कह रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जाए? आप चाहते हैं कि निष्कारी हुए ना? जी शाइस्ता साहब, देखिए ये जो स्टील मिल है ये कोई आसान में नहीं चली गई, काफी अरसे से इसका ये मसाइल चल रहे हैं, और उसकी जो हल है उसकी तरफ जाना चाहिए। ये लोगों को यक जुम्बश कलम 9,500 लोगों को, मेरे भाई नोमान खुद एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको ये भी पता होगा कि जो किसी भी कारखाने की बैकबोन होती है वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स होती है, और वो ह्यूमन रिसोर्स को सजा देना इस बात की कि जो इंतजामिया थी जो भी है और अभी भी होगी, उसकी जो गलतियां हैं उसका खमियाजा जो है वो आप जो है मजदूरों पे, लेबरर्स पे, जो काम करने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स होंगे अपने फील्ड्स पे, उनके ऊपर जो है आके सारा जो है नजला उन पे गिर जाए। तो आप वर्कर्स के हुकूक के बात कर रहे हैं, आप निजकारी के खिलाफ नहीं है? नहीं, देखिए आपने लॉकडाउन खोला कि भाई ये इसलिए कि गरीब मजबूर है, गरीब भूखा मर जाएगा, गरीब बात सुने, सिवाय लॉकडाउन खोलने के जिसमें इन्होंने ईद की खरीदारी के लिए या व्हाटएवर जिस मकसद के लिए भी खोला, उसमें गरीब के लिए क्या था? आज तक गरीब के लिए क्या है? गरीब के लिए पॉलिसी कौन सी है? देखिए मुनज़्ज़र, गरीब की हेल्प अगर लॉकडाउन में लोगों ने की और करते रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत लोग जो है इस तरह की जब मसाइल होते हैं तो लोग हेल्प करते हैं। 15-20-30 हजार रुपए की हेल्प करना हर किसी के लिए पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये इस वक्त वबा की कंडीशन है। जो इंजेक्शन जो है 3-3 लाख रुपए का, 3-3, 4-4 लाख रुपए के गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? नहीं आप मगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है रुबीना साहिबा, अगर स्टील मिल से वापस आए, अपने पॉइंट की तरफ से आ रही हूँ। पहली बात ये है, देखिए मुनज़्ज़र, पे बात ये है कि जो मदीने की रियासत इन्होंने वादा किया था, मदीने की रियासत में सबसे बड़ी बात जो थी वो अपनी जुबान का पास था, वो जो अपने वादे का पास था, जो मैंने बात कर दी उस बात को निभाने का पास था। अच्छा, 2 साल पहले आपने कुछ और कहा, इलेक्शन से पहले कुछ और कहा। ऑलराइट, ठीक है, मैं आप दोनों की बात समझ गई हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, वक्फा भी लेना है। नुमान वजीर खटक साहब, दोनों, रुबीना साहिबा, शाइस्ता साहिबा, दोनों ये कह रही हैं कि आप लोग इलेक्शन से पहले कुछ और कहते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और कहते हैं, मगर जो अहम बात वो ये भी कर रही हैं, वो कह रही हैं कि आपको इसको इस लेंस से देखना चाहिए था कि जो मजदूर हैं उनके हकूक कम से कम प्रोटेक्टेड रहते, मगर वो नहीं हो पाए, वो ये कह रहे हैं। देखिए, और रजा रबानी साहब कहते हैं कि CCI में इसको लेके आए, कैबिनेट से अप्रूवल नहीं, ये हर चीज CCI में ले जाना तो कोई बात नहीं है। ये तो एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और उसको हर चीज को CCI में ले जाए। हुकूमत पर किस बात की हर चीज CCI में चलते रहे, ये तो चलाना 1313 पार्लियामेंट में भी हर एक चीज पार्लियामेंट में नहीं होती, एग्जीक्यूटिव मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी इजाजत। वो सिर्फ ये पूछ रही है कि इसमें हर्ज क्या है अगर मुशावरत से मामलात आगे बढ़ जाए।
देखिए मैं आपको कहता हूँ हमारे 1300 बिलियन के नुकसान हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका टैक्स पेयर का मनी 1300 बिलियन हम अगर समझती हैं 1300 बिलियन 1100 बिलियन हम फौज को देते हैं, 1300 बिलियन हम नुकसान करने वाले इदारों को देते हैं, 500 बिलियन हम जो बिजली की चोरी उसमें देते हैं, 1300 बिलियन अपना 1800 बिलियन, इस चीज को हमने हेड ऑन लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंतजार करता रहूं सीसीए में जाए और पार्लियामेंट डिबेट हो और ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑपोजिशन हो, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये आप हमारे पीएमएलएन वाले ये कहते हैं कि जी आप, इनका पहले स्टैंड ये था कि इसको प्राइवेटाइज करो, अब हम जब चेंज इन मैनेजमेंट करते हैं इनमें क्यों अपना स्टैंड बदल लिया? अब ये क्यों कहते हैं कि नहीं आप प्राइवेटाइज, ये सियासत ये नहीं कर रहे इसके ऊपर। नाउ इट्स हाई टाइम कि हमें सियासत को छोड़ें, अपने मुल्क आगे चलाएं। जी जी आगे चलाएं, जी शाइस्ता साहिबा ठीक करें। और जो 1300 लोगों को न्यूयॉर्क से करवाते हैं कानून में लिखा है। कह रही हूँ कि जब हम कमिटीज में हम लेकर आए इसको डिस्कशन के लिए, आपको भी इनवाइट किया, तमाम पार्टीज को बुलाया, बैठ के डिस्कशन के लिए तैयार हुए, उस वक्त आपने क्यों नहीं इस बात को आगे बढ़ने दिया? उस वक्त आपकी नजर में क्या चीज थी? उस वक्त आपकी नजर में यही था ना कि आप सियासत कर रहे थे। उस वक्त सियासत करते आपको अच्छा लगा कि आपने उस वक्त लोगों को उस वक्त आप कह रहे थे ये प्राइवेटाइज। अच्छा, अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बहस से आगे निकले तो चूंकि रुबीना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और सेनेट के अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी है कम्युनिकेशंस की, उसकी चेयरपर्सन है, तो आज ही कैपिटल के अंदर एक मुजाहरा हुआ है और स्टूडेंट्स ने ये मुजाहरा किया है। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, नुमान साहब भी जानते हैं, शाइस्ता साहिबा भी जानती हैं, रुबीना साहिबा भी जानती हैं, जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस है ही नहीं और वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें। उनकी हम आपको आवाज़ सुनाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन सेनेट है इसके ऊपर अपनी राय दें, इसका हल निकालें। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ शाइस्ता परवेज साहिबा, रुबीना खालिद साहिबा और नुमान वजीर खटक साहब हैं। अगर आप तीनों की इजाज़त हो तो आज हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं कि कैसे प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ने किया है जो कहते हैं कि उनके इलाके के अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बहुत सारे इलाके, फाटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर ना 3G है और 4G का तो नाम ही नहीं है। तो फिर ये जो ऑनलाइन क्लासेज इन्होंने अटेंड करनी है वो कैसे करेंगे? ये हम किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और खैबर एजेंसी से हमने कुछ वॉक्स पॉक्स मंगवाए हैं, आपको दिखाते हैं। कम्युनिकेशंस की चेयरपर्सन हैं। अब मसला ये है कि इन तमाम इलाकों में इंटरनेट नहीं आता, ये स्टूडेंट्स पढ़ नहीं सकते और हम जब हुक्मरानों से पूछते हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसके नतीजे में SCO जो एक मिलिट्री ओन कंपनी सिर्फ वो ही वहाँ पे फंक्शन कर सकती है और कोई कंपनी फंक्शन नहीं कर सकती, जिसके नतीजे में ये स्टूडेंट्स अब पढ़ नहीं सकते और एक तरह से इनका जो फ्यूचर है वो भी अब बहुत तारीक नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप कुछ कर नहीं सकती इन द सेनेट? जी बिल्कुल, हमारा कल इजलास है स्टैंडिंग कमेटी का और इसको हम इंशाल्लाह इस पे टेकअप करेंगे और मैं ये जो बच्चा था उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। सिर्फ फाटा का मसला नहीं है, ये बलूचिस्तान के भी काफी सारे ऐसे इजला हैं जिसके अंदर किला सैफुल्ला से एक बच्चे ने अपनी बात की है और हमने कुछ 40 voicepk.net एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने 40 इंटरव्यूज स्टूडेंट्स के किए हैं और यही इसी बात का तो रोना है मुनज़्ज़े कि कोई जो पॉलिसी मेकिंग है, जो मुशावरत है, जो इसके ऊपर बातचीत होनी है। पिछले 3 महीने से पार्लियामेंट बंद थी, स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास बंद थे, ये जो पर्टिनेंट मसाइल थे, हेल्थ कमेटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ कमेटी, ना नेशनल असेंबली की ना सेनेट की, उसका कोई इजलास बुलवाया गया। तो ये सारी चीजें जो है फिर जब नहीं की जाती, वक्त बर वक्त इस्तेमाल नहीं किए जाते तो ऐसे मसाइल, तो यानी इसके ऊपर बातचीत होगी। मेरे पास वक्त कम रह गया तो मैं चाहती हूँ आप सबसे एक कमेंट लूं। आपसे सिर्फ इतना बात करना चाहूंगी आपकी तवज्जो से कि हर किसी को ये फिक्र तो पड़ी हुई है कि कारोबार का क्या बनेगा, दुकान में नुकसान हो गया है, लेकिन ये फिक्र किसी को नहीं है। बच्चे घरों में बैठे हैं, अच्छा, इसके ऊपर घरों में बैठे ना किसी को फिक्र है ना कोई सोच है। वक्त की किल्लत है, एक्शन क्या होगा ये बहुत जरूरी है। नुमान वजीर खटक साहब हमारे साथ बैठे हैं, उसी इलाके से आपका भी ताल्लुक है। आपकी हुकूमत कहती रही कि हम इन इलाकों को जम करेंगे, मगर बात यह कि ना वहाँ पे मामूल की जिंदगी शुरू हो सकी और इंटरनेट की फराहमी नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नुमान साहब देखिए, आपको मैं बताऊं, रुबीना को भी बता दूं कि सेनेटर रुबीना को एक चीज है, इनको पता ही हो गया, यूनिवर्सल सर्विस फंड
यूनिवर्सल सर्विस फंड ने साउथ वजीरिस्तान में 20 जून को पिछले साल में इनको 90 मिलियन दिया, जैज को दिया कि वहां ये BT बेस टावर्स लगाए और वो वहां शुरू किए। नंबर तो 15 सर, हमने वजीरिस्तान से कतकलामी माफ, वहां पे भी कहा जा रहा है कि 3G 4G तो बड़ी दूर की बात, इंटरनेट एक्सेस नहीं है वहां पे बहुत सारे इलाकों में। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने उधर भी लगा हुआ, अगर बंद किया हुआ वो और बात है सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन जहां तक कुर्म एजेंसी में है वहां भी अभी अप्रैल के अंदर वहां भी स्टार्ट हो गया है।